नेक्स्ट देखिए, डेटा इनपुट की बात करते हैं हम। डेटा जो प्री प्रोसेस किया था वो अब नेक्स्ट थर्ड स्टेज में आएगा डेटा इनपुट के अंदर, और वो मीन्स हम ये कहेंगे वो अपने डेस्टिनेशन पे आएगा। और वो डेस्टिनेशन क्या है? वो डेस्टिनेशन है CRM। CRM का मीनिंग है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है सेल्स फोर्स या डेटा वेयर हाउस, रेड शिफ्ट वगैरह, जो इस टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। और उसके बाद वो क्या होगा कि लैंग्वेज की फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाएगा। मीन्स अभी तक वो क्या थे, नंबर्स थे, कुछ नंबर्स थे, वो अब लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको समझा जाएगा कि इस ये अब तक वो डाटा थे, दैट वाज ए बंच ऑफ नंबर्स। कुछ जो डाटा था दैट वाज ए बंच ऑफ नंबर्स। अब उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया तो वो अंडरस्टैंडेबल हो गया, उसको अब समझा जा सकता है। और जो डाटा फर्स्ट एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि जो डाटा इनपुट है दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज, जिसमें डाटा रॉ डाटा कोई शेप लेना शुरू करता है, ठीक, और या यूजेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आना स्टार्ट कर देता है। ये पहली वो स्टेज है। अब तक जो 2 स्टेज आई थी उसके अंदर तो सिर्फ हम प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसने कोई शेप लेना शुरू किया। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। डाटा वेदर स्टेशन की बात करता हूँ मैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की। उसके अंदर डाटा लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। इन तीनों का डाटा हो रहा है कलेक्ट, और उसके बाद वो किस फॉर्म में आ रहा है, नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है, नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है। पहली 2 स्टेजेस जो इससे पहले हमने की तो उनके अंदर हमने बताया था कि क्या क्या होगा। अब हम सीधा थर्ड स्टेज के ऊपर आते हैं। थर्ड स्टेज के ऊपर आके वहाँ उससे क्या कंक्लूजन निकलेंगे, क्या लैंग्वेज की फॉर्म में क्या आएगा। यदि टेम्परेचर उसमें लिखा हुआ है, उसमें डाटा जो आया है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ आएगा कंक्लूजन निकल के सामने आएगा कि टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर इज़ हाई। एंड साथ में यदि प्रेशर का भी है, प्रेशर इज़ लो, टेम्परेचर इज़ हाई, प्रेशर इज़ लो, ह्यूमिडिटी इज़ हाई। यदि इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आए, ठीक है, तो वो अब क्या होगा कि नॉर्मल से हाई चल रहा है, प्रेशर नॉर्मल से लो है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें लैंग्वेज की फॉर्म में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ ये काम होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। अब उस प्रोसेसिंग के अंदर जो भी हमारे थर्ड स्टेज में जो लैंग्वेज की फॉर्म में जो हमारी ये बातें निकल के सामने आई थी, जो मैंने अभी बताया, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात बताई थी, वो एग्जांपल लिया था हमने, वो यहाँ आके उसमें क्या होगा, मशीन लर्निंग के थ्रू उसको अब प्रोसेस किया जाएगा, मशीन लर्निंग के थ्रू, ठीक है। वहाँ बहुत सारे एल्गोरिदम पड़े होंगे, उन एल्गोरिदम का डेटाबेस, डाटा कहाँ होगा, सोर्स ऑफ डाटा क्या होगा, डाटा लेक्स होगा, सोशल नेटवर्क होगा, कनेक्टेड डिवाइसेस वगैरह, जो काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। उन सभी के बेस पर अब वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका थर्ड स्टेज में किस चीज़ का डाटा था, ठीक है। यदि आपका कोई सोशल रिलेटेड डाटा है तो आपका सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डाटा है, कितने लोग ड्रिंक करते हैं या इस टाइप का कोई डाटा है, तो वो क्या हो, सोशल नेटवर्क्स को बाद में यूज़ करेगा। अब मैं वेदर की बात कर रहा हूँ तो वेदर के लिए वो क्या करेगा, डिफरेंट और जो डिवाइस का डाटा है या डाटा बैंक्स पड़े हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि अलग अलग वेदर रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नासा करता है या इसरो करता है, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनके डाटा से मैच करेगा, या मशीन लर्निंग के थ्रू वहाँ से वो कंपैरिजन करेगा, और वहाँ से फिर कंक्लूजन निकल के सामने आएंगे कि यदि ये ऑब्जर्वेशंस हैं तो अब क्या होने वाला है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं तो अब क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर यदि हाई है, यदि प्रेशर लो है, ह्यूमिडिटी मॉडरेट है या मॉडरेट के आसपास है, तो क्या होगा कि भाई बारिश आने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो उनको एग्जामिन करके थर्ड के अंदर जो चीज़ें आई थी उनको एग्जामिन करके यहाँ कंक्लूजन्स क्रिएट होंगे, और वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होंगे, मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड होंगे। मशीन लर्निंग
तो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, तो वो आप कुछ जानते होंगे शायद, जो बच्चे अभी नहीं जानते, सेकेंड ईयर थर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जानते होंगे, तो जल्दी उनको पता लग जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जांपल देता हूँ, इसमें भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल गूगल जब आप सर्च करते हैं वहाँ मशीन लर्निंग है। जब आप कुछ चीज़ सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लेदर बैग सर्च किया, लेदर बैग सर्च किया और फिर उसके बाद आपने क्या किया, लेदर लिखा, फिर नेक्स्ट आपने जो सर्च करना शुरू किया, तो लेदर लिखते ही वो लेदर की और जो चीज़ें बनती है, लेदर पर्स हो गया, लेदर जैकेट हो गया, ठीक है, या लेदर जो भी चीज़ और बनती है, लेदर शूज़ हो गया, उनके आपको सर्च दिखाएगा। या आप कहीं विजिट करके आ रहे हैं, जैसे कैलकटा गए, बॉम्बे गए, या मैड्रास गए, या आप कहीं और गए, थाईलैंड वगैरह गए, तो क्या होगा कि जैसे ही आपने वहाँ की टिकट बुक की, उसके बाद आपके रेडिफ अकाउंट पे या जीमेल जब आप खोलोगे तो आपको वहाँ एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी एडवर्टीजमेंट? वो एडवर्टीजमेंट जो वहाँ के होटल्स के बारे में बताएंगे, उनके टैरिफ के बारे में बताएंगे। अभी आपने सिर्फ आपने एरोप्लेन टिकट बुक की है वहाँ की, लेकिन वहाँ से एडवर्टीजमेंट आने अब स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या है? मशीन लर्निंग है। ये मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है जो चीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपने कोई प्रोसेस किया तो उसके बेस पर वो उस टाइप की सिचुएशंस के अंदर अपने आप काम करना शुरू कर देता है। इसके अंदर यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जामिनिंग एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स। एडवर्टाइज के जो पैटर्न्स होते हैं उनको एग्जामिन करना, ठीक है, प्रॉपरली एग्जामिन करना। देखिए हर एडवर्टाइजमेंट कुछ सोच के बनाई जाती है, किस एडवर्टाइजमेंट के पीछे किन लोगों को अट्रैक्ट करना है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अट्रैक्ट करना है, बच्चों को अट्रैक्ट करना है या यंग्स को अट्रैक्ट करना है, या ओल्ड एज पर्सन को अट्रैक्ट करना है। या जब आप देखोगे जब विंटर का टाइम आएगा तो आपकी ऐसे क्रीम्स वगैरह की ऐड आनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्किन क्रीम्स वगैरह की ऐड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपका समर सीजन आएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ऐड आनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, या जो लिक्विड बेवरेजेस हैं उनकी ज़्यादा ऐड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है ये एडवर्टीजमेंट पैटर्न्स हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस फ्रॉम द कनेक्टेड डिवाइसेस। मेडिकल आजकल वेरेबल डिवाइसेस बहुत आ रही हैं जो आपके हार्ट बीट का पता लगा लेती हैं, आपके पल्स क्या है, आपके रेस्पिरेशन रेट क्या है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना है, इस टाइप की वेरेबल डिवाइसेस आती हैं। या कोई आईसीयू में है तो वहाँ तो इस तरीके की डिवाइसेस रहती हैं। सारा डाटा जब रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के बाद जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो मेडिकल डायग्नोसिस, फिर वहाँ ये चेक किया जाता है क्या ये इमरजेंसी कंडीशन है, क्या ये इमरजेंसी कंडीशन है। आईसीयू की बात बता रहा हूँ कि उसकी पल्स चेक चल रही है, पल्स के ऊपर सेंसर लगा रखा है, उसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है, उसके ऊपर हमने ईईजी सेंसर लगा रखा है, ईसीजी सेंसर लगा रखा है, सब सेंसर लगा रखे हैं हमने उसके, ठीक है। उसके बाद वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में है, वहाँ पर डॉक्टर के होने की ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यूसली उन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर रहा है जो वहाँ से आ रहे हैं। और मैंने अभी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज तक बताया, तो वहाँ से उसके कंक्लूजन्स कुछ निकल के आएंगे। और उसके बाद प्रोसेस, फोर्थ स्टेज में वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फिर वो चेक करेगा क्या ये जो डाटा आ रहा है, इसका बॉडी का डाटा आ रहा है हमारे पास, क्या वो मेडिकल इमरजेंसी की तो नहीं है। यदि कोई डाटा ऐसा शूट कर गया या डाउन चला गया तो एकदम से क्या होगा कि वो इमरजेंसी कंडीशंस, फिर मैं वही बात करूंगा कि मशीन लर्निंग के थ्रू उसके अंदर एल्गोरिदम होंगे, उसके थ्रू उसको ये पता लगेगा कि ये कंडीशन तो मेडिकल इमरजेंसी की हो सकती है। दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, उसको पता नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आके उसके ऊपर वो अलार्म कर देगा, अलार्म करने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद डिटरमाइनिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर की नीड्स टाइम के साथ बदलती रहती हैं, हम पहले भी बात कर चुके, तो वो डाटा से ही पता लगेगा कि कितने लोग इस टाइम में पेट्रोल व्हीकल खरीद रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, कितने हाइब्रिड व्हीकल्स खरीद रहे हैं, कितने लोग अभी इलेक्ट्रिक या डीजल या पेट्रोल, मतलब कौन कौन
से लोग, कितने लोग किस टाइप के व्हीकल्स खरीद रहे हैं। तो ये सारा डाटा फर्स्ट और सेकंड स्टेज में लिया जाएगा। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में उसके कंक्लूजन्स निकलेंगे कि कौन से व्हीकल्स आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं और आगे डिमांड क्या होने वाले, कि फर्दर डिमांड क्या रहेगी। तो इस चीज़ के बारे में ये एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, हम आगे फ्यूचर में उनकी बात करेंगे। फोर्थ स्टेज तक हमने जो भी काम किया था, जो भी काम उसके अंदर हो रहा था, वो अभी तक उसके प्रोसेसर के अंदर ही अंदर हो रहा था, उसको अभी बाहर डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा था। जैसे मैंने कहा था कि बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं, आईसीयू के अंदर एक पेशेंट है, लेटा हुआ है अपने बेड पे, उसकी पल्स नोट हो रही है, उसका टेम्परेचर नोट हो रहा है, उसकी ब्लड प्रेशर नोट हो रहा है, उसकी शुगर नोट हो रही है, ठीक है, और उसका और भी उसके हार्ट का ईसीजी के थ्रू वो ग्राफ चल रहा है उसका, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं और उसके अंदर पैरामीटर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब चीज़ ऑब्जर्व हो रही है। और फोर्थ स्टेज तक ये है कि वो उसको चेक करता रहता है, क्या वो इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं है, क्या वो इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं है, ये चेक हो रहा है, कंटिन्यूसली चेक हो रहा है। और लेकिन जो भी आउटपुट आ रही है, जो भी उसके कंक्लूजन आ रहे हैं, वो अभी आउटपुट में नहीं आ रहे, वो कहीं किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखाई नहीं जा रहे, ना वो अलार्म बज रहा है अभी, और ना ही अभी उसका कोई भी आउटपुट फॉर्म में कुछ शो नहीं कर रहा, अभी डिस्प्ले भी नहीं आ रहा। तो अब फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या है कि आउटपुट की फॉर्म में अब वो आउटपुट आनी स्टार्ट हो जाएगी। आउटपुट आनी क्या स्टार्ट हो जाएगी कि वो उसके डिस्प्ले या तो आपके स्पीकर के थ्रू आउटपुट आएगी, या प्रिंटर के थ्रू आउटपुट आएगी, प्रिंटर ने वो प्रिंट कर दिया, या फिर आउटपुट आएगी डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट आएगी। किसी भी मोड में वो आउटपुट आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वीडियोज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इमेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ किसी भी फॉर्म में जिस चीज़ के लिए वो बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब जो लोग हैं, जैसे मैं अभी हॉस्पिटल का ही एग्जांपल दे रहा था आईसीयू का, तो वहाँ जो कंसर्न लोग हैं वो उस चीज़ को आउटपुट को देख सकते हैं और वो उसके लिए क्या एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, क्या वो रियल में इमरजेंसी कंडीशन है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो भी हो। और अब आगे इसमें मैंने लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन कैन नाउ बिगिन टू सेल्फ सर्व द डाटा फॉर देयर ओन डाटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स। वो उस डाटा को फिर अपने और प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ भी उनको यूज़ करना है उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, अकॉर्डिंगली जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस, डाटा बाहर आ गया उसके बाद जो करना है उसका करते रहें। एक एग्जांपल दूंगा एक्यूवेदर का, ACCUWEATHER, ये क्या है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। एग्जांपल देता हूँ इसका। हर कोई एक्सपर्ट नहीं है डाटा से ये कंक्लूड करने में कि क्या फोग होगी, क्या नाइट के अंदर बारिश हो सकती है, या डे में बारिश होगी, या हवा जो एयर है, विंड की स्पीड क्या होगी, विंड की डायरेक्शन क्या होगी। डाटा तो आ रहा है लेकिन हर कोई उस डाटा को एक्सपर्ट नहीं है कि उसको वो एनालाइज कर सके। तो नॉन डाटा साइंटिस्ट, मैंने एक वर्ड लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन डाटा साइंटिस्ट का मतलब हर कोई डाटा को एनालिसिस करके उसके रिजल्ट्स कंक्लूजन नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ अब क्या होगा कि वो कंक्लूजन्स कौन दे रहा है, वो सारा फिफ्थ स्टेज की बात कर रहा हूँ, वो सारा कंक्लूजन्स कौन दे रहा है, वहाँ एक्यूवेदर जो सॉफ्टवेयर है उसके आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है वो कंक्लूजन, ठीक है। अब ऐसी मैं बात करता हूँ, यदि उस मेडिकल केस की बात करता हूँ, आईसीयू वाले केस की बात करता हूँ, उसके अंदर भी बात वही आती है कि हर कोई भी वहाँ जो नर्स है या केयरिंग स्टाफ है उसको हर एक इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो उन डाटा को इंडिविजुअली चेक कर सके और ये बता सके कि ये कंडीशन तो नॉर्मल है और ये अब इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है, ये नहीं बता सकता। तो ये नॉन डाटा साइंटिस्ट इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आता है डाटा स्टोरेज। जो भी डाटा फिफ्थ स्टेज के अंदर जनरेट हुआ है, जो भी कंक्लूजन्स जनरेट हुए हैं या डाटा जनरेट हुआ है, उसको अब स्टोर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कंक्लूजन आए, जो भी डाटा था, उसका सभी अभी एक्शन लिया जाना उसका ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। ये चीज़
और साथ में क्या है कि वो फ्यूचर में हो सकता है यूज़ हो, तो उसके लिए उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल ऑफ द डाटा इज प्रोसेस, इट इज़ देन स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़। अब क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन तो हो सकता है उसकी अभी यूज़ हो जाए, और लेकिन मोस्ट हो सकता है कि बाकी इंफॉर्मेशन उसकी बाद में यूज़ हो। मैं फिर एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। जैसे मैं आईसीयू का ही एग्जांपल दे रहा था। आईसीयू के अंदर पेशेंट है, उसके अंदर इमरजेंसी आई या नहीं आई, जो भी था, नेक्स्ट डे डॉक्टर आता है विजिट करने के लिए। जब भी उसको विजिट करने का टाइम होता है तो डॉक्टर आगे ये देखेगा कल का डाटा क्या रहा, उस सारे डाटा के ऊपर वो एक नज़र डालेगा। डॉक्टर अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट है, वो ही नोज़ कि क्या चीज़ इसकी वेरी कर सकती, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ लिमिट से बाहर जा रही है, कौन सी लिमिट के अंदर है, वो एक नज़र डाल के समझ जाएंगे। वो डाटा स्टोर हो गया तभी तो वो चेक कर पाए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो डाटा स्टोर रखा जाएगा। अब मैं वेदर स्टेशन की बात करता हूँ। वेदर स्टेशन के अंदर वो डाटा स्टोर रखा गया जिसमें ये प्रिडिक्शन थी कि आज बारिश आएगी, और आज बारिश नहीं आई, ठीक है, आज बारिश नहीं आई, आज रेन नहीं हुई, तो क्या होगा, वो डाटा फ्यूचर के लिए स्टोर रखेंगे और उसके ऊपर फिर चेक किया जाएगा कि ये कंडीशन के अंदर बारिश नहीं आई, रेन नहीं आई, हाँ स्टॉर्म आया था, तो ये चेक किया जाएगा। फर्दर जब क्या होगा कि फर्दर जब उन प्रोग्राम के अंदर अपग्रेडेशन होगी तो उन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा या उसको मशीन लर्निंग के अंदर वो चीज़ डाली जाएगी, ठीक है। तो इसमें जीडीपीआर है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, एक रेगुलेशन है जिसको कंप्लायंस करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाटा को स्टोर करो। जो डाटा प्रॉपरली स्टोर्ड होता है उसको आप कभी भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई भी आपकी कंपनी का या कोई भी आपके इंस्टीट्यूट का कोई भी मेंबर उसको एक्सेस कर सकता है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में यदि होगा तो प्रॉपरली उसको इजी रहेगा। अब क्लाउड और बिग डाटा, ये दोनों ही चीज़ें डाटा प्रोसेसिंग की एडवांस्ड स्टेज है, या मैं ये कह सकता हूँ कि आप फ्यूचर माने कि फ्यूचर क्या है, अभी हालांकि स्टार्ट हो चुके हैं दोनों, लेकिन अभी ये पीक पे नहीं है, दोनों चीज़ें पीक पर नहीं है। तो फ्यूचर जो है वो इन्हीं दोनों चीज़ों का है, क्लाउड और बिग डाटा का। डाटा प्रोसेसिंग का हमारा अभी ये टॉपिक खत्म हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं हम यूज़र इंटरफेस पर। यूज़र्स जो भी डाटा अब तक कैप्चर हुआ, आईओटी ने जो भी कैप्चर किया डाटा, जो भी कंक्लूजन निकाले, अब यूज़र चाहता है कि वो उसको देखे, समझे, जाने। पिछले में भी पिछले टॉपिक के अंदर भी मैंने जो 5th और 6th स्टेज बताई थी उसमें यही था कि जो डाटा है वो यूज़र के सामने आ रहा है। अब मैं उस 5th स्टेज की ही बात आप कह सकते हो कर रहा हूँ, जिसमें आपका ये था कि डाटा को आप यूज़ किस तरीके से करते हैं। देखिए, डाटा आउटपुट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसी की बात हम कर रहे हैं एक तरीके से कि डाटा सब कुछ हो गया, उसके अंदर प्रोसेस हो गया, कंक्लूजन आ गए, लेकिन वो बाहर कैसे आ रहा है, वो यूज़र को कैसे पता लगेगा। तो यूज़र इंटरफेस इसके लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसको हम यूआई बोलते हैं, यूआई। जीयूआई तो आप लोगों ने कईयों ने सुना हुआ है, शायद आपको कुछ लोगों को तो शायद उसका पूरी फुल फॉर्म भी ना पता हो, लेकिन जीयूआई बहुत, मैं बात उनकी करूँ जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, मे भी उनको फुल फॉर्म ना पता हो। जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसके अंदर क्या है कि यूज़र का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कैसे हो, ठीक है, वो यूआई के ऊपर डिपेंड करता है। जीयूआई की जब हम बात करें तो वहाँ सारा ग्राफिकल इंटरेक्शन होता है, उसमें आपको वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्राफिकल फॉर्म में वो होगा जो भी इंटरफेस होगा। जैसे मैटलैब जिन लोगों ने की है उसके अंदर एक है कोडिंग के थ्रू आप काम करते हैं, एक है सिमुलिंक के थ्रू आप काम करते हैं। सिमुलिंक को हम कहते हैं जिसमें जीयूआई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और एक है सिंपली आप उसमें टाइप करके करते हैं वो कोडिंग के थ्रू, वो सिंपल यूज़र इंटरफेस है। तो ये जो काम है
वो यूज़र इंटरफेस का है कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना। यूज़र इंटरफेस जो है उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिनसे यूज़र कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। बोथ वे होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में बैठते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि हम स्क्रीन को देखे जा रहे हैं या कुछ सुने जा रहे हैं। बोथ वे है, हम उसमें वहाँ कमांड भी दे सकते हैं, कंट्रोलिंग भी हमारे हाथ में होती है, बोथ वे कम्युनिकेशन होता है वहाँ। ठीक है, तो किस फॉर्म में हमें इंटरेक्शन किस फॉर्म में होती है, स्क्रीन्स की फॉर्म में या पेजेस की फॉर्म में। पेजेस मीन्स प्रिंटर से प्रिंट आउट निकला है, या कुछ बटन्स की फॉर्म में, जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो जॉयस्टिक की हेल्प से गेम खेलते हैं, ठीक है, या आइकन्स की फॉर्म में या फॉर्म्स की फॉर्म में। इस तरीके से आपके यूज़र इंटरफेस के मेथड्स होते हैं। मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल यूज़र इंटरफेस के वो सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो आप मोबाइल ऐप की यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के ऊपर ऐप्स आते हैं या मोबाइल के स्मार्टफोन के ऐप्स आते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के अंदर क्या है कि जो कम्युनिकेशन या इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके थ्रू एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, ठीक है, या हम ये कहते हैं एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इसमें वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड क्या होगा, इथरनेट वगैरह की बात करें तो इथरनेट केबल्स की बात करें तो वायर्ड है, और यदि मैं वायरलेस की बात करूँ तो वाईफाई या सेलुलर नेटवर्क आ गए, ये क्या है, ये वायरलेस है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो डाटा शेयरिंग है वो काफ़ी एडवांस है इस टाइम में, और काफ़ी फास्ट है डाटा शेयरिंग, और काफ़ी सिंपल भी है, और सीमलेस का मतलब बहुत ज़्यादा सीमलेस का मतलब बहुत हाई लेवल पे, ठीक है, बहुत हाई लेवल। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ 2001 में, जब हमने बीटेक की उसके आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम जब हम इंटरनेट की शॉप पे किसी पे जाते थे तो 1 आवर के 80 रुपीज़ हमने पे किए हुए हैं, 1 आवर के। और स्पीड क्या होती थी कि एक पेज को खुलने में 2-3 मिनट लगते थे, या समटाइम्स तो हम 10 मिनट्स बैठे रहते थे, ठीक है, स्पीड यदि बहुत ज़्यादा डाउन होती। अदरवाइज आप ये मान के चलो हाफ मिनट तो किसी पेज को खुलने में मिनिमम लगता था, ठीक है। मैं सिंपल शॉप्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बेटर स्पीड रहती हो, ठीक है। तो वो स्पीड थी एक तो, और एक स्पीड आज है। आज आप फ्री में ले रहे हैं डाटा, और क्या स्पीड है आज आप डाटा की देखिए, स्पीड बहुत ज़्यादा है इस टाइम में, ठीक है। दूसरा आप ये देखिए कि पहले जो डाटा ट्रांसफ़र होने में 2G के अंदर जितना डाटा ट्रांसफ़र, जिस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होता था, 3G में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, 4G में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, 5G में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो सीमलेसली इंक्रीज़ हो रहा है ये, कोई ये मानो कि कोई लिमिट है ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। अब जो जनरेशन्स आगे अभी 4G इंडिया में चल रहा है, अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसके अंदर तो GBps में डाटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, GB पर सेकंड के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। आपके मोबाइल में नेट की स्पीड क्या है, क्या चीज़ है, ये कम्युनिकेशन की स्पीड है, ठीक है। तो जितना आप GB वगैरह की बात करते हो, कितना डाटा है, ये डाटा है, वो सारी है क्या चीज़, वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की के अंदर बहुत एडवांसमेंट हुई है, और जो डिवाइसेस हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, मीन्स आप उसको चेंज कर सकते हो। एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी की तो बात हमेशा ही करते हैं कि कम एनर्जी कंज्यूम करने वाली डिवाइसेस हो। और मल्टी यूज़ ऑफ नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टी यूज़ ऑफ नेटवर्क। जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र, डिफरेंट डाटा का ट्रांसफ़र होता है, तो किसी भी नेटवर्क का मल्टी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो इतनी फास्ट नहीं होती जितना फास्ट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होते हैं। कम्युनिकेशन की जो डिवाइसेस होती हैं वो 2000 फार फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इनपुट डिवाइसेस के।
तो इसलिए क्या होता है कि उन नेटवर्क्स को, जो नेटवर्क हैं उनको मल्टी यूज़ किया जाता है। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो मल्टी यूज़ की है या फ्लेक्सिबिलिटी की है या एनर्जी एफिशिएंसी की है, ये कैसे आती है? ये जो डिवाइसेस हैं, जो डाटा ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं आईओटी नेटवर्क के अंदर, उनके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं जिसके कारण ये वेरिएशंस आते हैं, जो इन चीज़ों को फिजिबल बनाती है। मींस मैं कहूँगा कि ये एफिशिएंसी बेटर है, इसका मतलब उसके हार्डवेयर के अंदर कुछ ऐसा है कि जो एनर्जी कम कंज्यूम कर रहा है, या उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कम कैलकुलेशन कर रहा है। तो तभी तो कम कैलकुलेशन करेगा, तभी तो एनर्जी कंज्यूम कम होगी। ठीक है, तो जब मैं इन सभी चीज़ों की बात करता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी कंजम्पशन या मल्टी यूज़ की, तो वो किन के ऊपर डिपेंड करता है? वो जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेटिंग जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट या डिसकनेक्ट वगैरह जो भी होंगे, वो ऑटोमाइजेशन उसमें होगी, वो हम यूज़ कर सकते हैं उसको। अब वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वायर्ड कनेक्टिविटी जो होती है वो 3 मेथड से जनरली है, रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होती है। DSL है, कोएक्सियल केबल है, और थर्ड है फाइबर के, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ये वही ट्रेडिशनल कॉपर लाइन है जो टेलीफोन्स के अंदर हम देखते आए हैं, ट्रेडिशनल लाइन है। और उसके बाद आता है, आपने कोएक्सियल केबल देखी होगी जो आपके केबल टीवी के लिए यूज़ होती है, जो DTH से आपके टीवी तक आती है, वो होती है कोएक्सियल वायर। और कई जगह पे आप ये देखेंगे कि जो टेलीफोन के लिए जो ब्रॉडबैंड, BSNL ब्रॉडबैंड भी कई जगह पे ऐसी वायर्स दे रहा है, घर तक ऐसी वायर दे रहा है जिसमें कोएक्सियल केबल के थ्रू आपके घर तक कनेक्शन आ रहा है। तो ब्रॉडबैंड में कहीं कहीं वो यूज़ हो रही हैं। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर, जो लेटेस्ट कंसेप्ट है। आज के टाइम में जो हाई स्पीड के इंटरनेट जो लग रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लग रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल जैसे ट्रिपल प्ले है, या वन इंटरनेट के नाम से भी आता है, या जियो फाइबर है। ये सब क्या है कि ये एग्जांपल्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के, जो आपके रेजिडेंस तक ऑप्टिकल फाइबर के मोड के थ्रू आपको कनेक्शन देते हैं। और वायरलेस नेटवर्क की जब हम बात करें तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, और WWAN भी होता है, वाइड एरिया वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या है कि आपका मोबाइल फ़ोन के थ्रू आपके सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन नंबर के थ्रू। सर्विस प्रोवाइडर, जो मोबाइल कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो 10 मीटर के अराउंड तक रहती है। उसके बाद है SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, हाई स्पीड नेटवर्क जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं, सभी डिवाइसेस सर्वर से कनेक्ट रहती हैं। नेक्स्ट है GAN ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ग्लोबल एरिया नेटवर्क के अंदर हम ये देखेंगे कि उसका पूरे ग्लोब के ऊपर उसका कम्युनिकेशन है, और वो सैटेलाइट कवरेज एरिया आते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। आपने सुना होगा सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, तो वो GAN के अंदर आते हैं। जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर कॉन्स्टेंट्स ऑफ IoT की बात पर आते हैं। अब पावर कॉन्स्टेंट्स क्या है? तो जब IoT की बात कर रहे हैं तो सेंसर्स की भी बात आती है, और सेंसर्स की जब बात आती है तो हमें ये नहीं पता होता सेंसर किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं। मीन्स एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। कई बार तो सेंसर्स ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ तक पावर लाइंस पहुँचाना ही बहुत मुश्किल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर एक प्रोजेक्ट था कि वो माउंटेन्स के अंदर लैंडस्लाइडिंग को IoT के थ्रू स्टडी करना चाहते थे एंड कंट्रोल करने की बात कर रहे थे।
अभी हैकाथॉन हुआ था लास्ट ईयर, तब उसमें आया हुआ था कि IoT के थ्रू आप कैसे उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, उन चीज़ों को कैसे वार्निंग इशू करना है या कुछ और है तो उसका वायरलेस नेटवर्क कैसे बना सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो सभी को। तो उसके अंदर देखिए कि माउंटेन्स के ऊपर आपको सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, और उन माउंटेन्स के आसपास, माउंटेन्स ऐसा नहीं है कि इजीली एक्सेसिबल हो, हर एक पीक इजीली एक्सेसिबल हो, वहाँ पर आपको सेंसर्स लगाने हैं। तो किस मोड में आपको उनको सप्लाई देनी है, आपको उनको वायर्ड सप्लाई देनी है, वायरलेस सप्लाई देनी है, कैसी सप्लाई देनी है। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि जो भी आप सेंसर लगाने जा रहे हो उसके ऊपर किस तरीके की सप्लाई लगेगी, कैसी आप उसके अंदर पावर सप्लाई देंगे। तो मेनली प्रॉब्लम तो सेंसर्स में ही आती है, लेकिन यदि रिमोटली कहीं काम किया जा रहा है तो ये चीज़ें औरों के लिए भी, प्रोसेसर वगैरह जहाँ कंट्रोल यूनिट है उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वायर्ड के अंदर लेबर इंटेंसिव है, इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे जैसे वायरिंग की आपको कहीं रिमोट में कहीं लेके जाना है सिस्टम, तो आप वहाँ तक वायरिंग तो लेके जाओगे नहीं। ठीक है, तो वायरिंग जो है वो एक परमानेंट सेटअप होता है, आप ये कह सकते हो परमानेंट सेटअप होता है, दैट इज़ नॉट टेम्परेरी। जब वायरिंग की है तो वायरिंग आप ये मान के करते हो कि अगले फॉर 50 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, इतने ईयर्स के लिए वो काम करेगी, वहाँ काम करेगी। ठीक है, तो जहाँ आपका वायर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन है, जहाँ ऑलरेडी आपकी पावर सप्लाईज अवेलेबल है, वहाँ आप वायर्ड सिस्टम यूज़ करते हो। चलो अभी इस बात पे आ जाते हैं। चल हम उस जगह पे, हम एक सिटी के अंदर ही हैं, उस सिटी के अंदर है और हमने सेंसर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सेंसर मूव करेगा इधर उधर कहीं, मतलब वो सेंसर आपने किसी के शू में लगा रखा है, किसी के बेल्ट में लगा रखा है, तो क्या होगा, तो वो वायर के साथ नहीं चलेगा, वो वायर्ड नहीं रहेगा, फिर उसको आपको बैटरी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन, आपने एक सिंपल वेदर स्टेशन की बात करते हो तो वहाँ आप वेदर स्टेशन वहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ लगा रहेगा ऑब्जर्वेटरी के अंदर, तो वहाँ आप वायर्ड यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कहाँ कर रहे हो, सेंसर्स को यूज़ कहाँ कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वायर्ड यूज़ करते हो या वायरलेस यूज़ करते हो। इसमें नेक्स्ट है वायरलेस। वायरलेस वायरलेस नहीं, बैटरी के थ्रू, वायरलेस अभी आगे आएगा। बैटरी के थ्रू जब आप बात करते हो तो बैटरी, बहुत टाइप की बैटरीज यूज़ होती हैं और हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी अपनी एडवांटेज होती है। जहाँ आपको कम पावर की ज़रूरत है, कम पावर कंजम्पशन की ज़रूरत है, आपके जो डिवाइसेज हैं वो पावर कम कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ आप बैटरी का यूज़ कर सकते हो। और बैटरी आप कैसी लगाना चाहेंगे, आप वो लगाना चाहेंगे जिसको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, लिथियम आयन बैटरी आपकी आ रही है, तो जो आपके मोबाइल में भी होती हैं, या जो आजकल टू व्हीलर्स आए हुए हैं, बैटरी ऑपरेटेड टू व्हीलर्स, उनके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी आ गई है। तो जो भी आप बैटरी यूज़, वट एवर, कुछ भी आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। उस एप्लीकेशन के अंदर देखिए, कहीं भी आप बात कर लो, किसी भी मार्केट की, किसी भी फैक्ट्री की आप बात कर लो, तो क्वालिटी एंड कॉस्ट, ये दो पैरामीटर होते हैं। अब या तो आप क्वालिटी बहुत अच्छी ले लो या आप कॉस्ट कम कम रख लो। मैंने कहा लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड बैटरी से एक्सपेंसिव है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यदि मैं एक टू व्हीलर की बैटरी की बात करूँ तो 10,000 रुपीज़ रेट है लेड एसिड बैटरी का, और उसके कंपेरेटिव यदि मैं लिथियम आयन बैटरी यूज़ करूँ तो उसका रेट 25,000 के अराउंड है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। आप ये देखिए, तो डिपेंड करता है, मैं यहाँ फिर वही बात बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको कौन सी बैटरी सूट करती है। और जहाँ वायर्ड है या बैटरी है, उसका मैंने डिफरेंस बता ही दिया। यदि आपकी पावर कंजम्पशन आपका IoT सिस्टम की बहुत ज़्यादा है तो आपको वायर्ड यूज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, अदरवाइज़ आपको बैटरी बार बार चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि आपका पावर कंजम्पशन कम है
तो आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। उसमें समटाइम्स क्या होता है कि आपका पावर कंजम्पशन तो ज़्यादा है, लेकिन आपको बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, आपको पता है पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी डिवाइस मूवमेंट में है, आप जिसके ऊपर उसको लगा रहे हैं वो मूवमेंट में है, तो आपको बैटरी यूज़ करना मजबूरी है। तो वहाँ उस जगह पे हम रिप्लेसमेंट में बैटरी रखते हैं या उसको चार्जेबल बैटरीज का वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्कूटी की बात कर लेता हूँ, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई उनकी बात कर लेता हूँ। उसके अंदर वाईफाई सिस्टम वगैरह सब चीज़ें आ गए, आजकल स्मार्ट बाइक्स आ गई, तो उनकी बात कर लेता हूँ। तो उसके अंदर भी आपको बैटरी के ऊपर ही रहेंगी। आप ये चाहो नहीं इसको वायर्ड सिस्टम के थ्रू लगाए तो वायर्ड सिस्टम के ऊपर आप उसको नहीं लगा सकते, ये मजबूरी है वहाँ। नेक्स्ट है वायरलेस। वायरलेस के अंदर क्या होगा, जैसे आपने वायरलेस मोबाइल चार्जर देखे होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, एक जगह आपका चार्जिंग पोर्ट होता है, एक जगह आपका पावर सप्लाई का पोर्ट होता है, और उसके बाद वो रिमोटली किसी पड़ी हुई डिवाइस को चार्ज करता है। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे हम। अभी हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई भी आप ले लो, आप वायरलेस ले लो या वायर्ड ले लो या बैटरी ले लो, हर एक अपने आप में पूरी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको यूज़ करो, ऐसा कोई नहीं है। वायर्ड की बात करोगे, वायर्ड वो एक्सपेंसिव है, सबसे पहली बात तो टाइम लगता है उसको इंस्टॉल करने में, और उसके बाद वो कभी भी ब्रेक हो जाएगी। सेकंड नंबर पे बैटरी आती है, बैटरी कभी भी ख़त्म हो जाएगी, तो ये बैटरी का लिमिटेशन है। और वायरलेस की जब आप बात करते हैं तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, उसमें लाइन ऑफ साइट भी मैटर करता है, उसके अंदर पावर भी पूरी, जितनी पावर वो अपने सोर्स से ले रहा है, जितनी पावर सोर्स से ले रहा है उतनी पावर वो आईओटी डिवाइस तक नहीं पहुंचा पाता, उसमें पावर वेस्टेज ज़्यादा है। तो हर एक की अपनी अपनी एडवांटेज है, हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है। ये डिपेंड करता है आईओटी इंजीनियर्स के ऊपर कि वो अपने एप्लीकेशन के लिए कौन सी पावर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। ये फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ ख़त्म होता है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसके बारे में जाना कि आईओटी क्या है, आईओटी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके बाद कुछ उसके एप्लीकेशन देखे, कुछ हमने प्रोटोकॉल्स की बात की, उसके बाद कुछ चैलेंजेस की बात की, फिर हम ने डाटा डाटा प्रोसेसिंग की बात की, या हमने सेंसर्स की बात की। ठीक है, ये इन सब चीज़ों की बात करते हुए फिर हम पावर कॉन्स्टेंट्स के ऊपर आ गए कि पावर ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करने के साथ अब हमने इंट्रोडक्टरी लेवल इसका कंप्लीट कर लिया। अब इन्हीं मॉड्यूल्स, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टॉपिक्स को नेक्स्ट जो मॉड्यूल जाएंगे उनके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे जो इसमें कवर भी नहीं की गई, जैसे एक्चुएटर्स है या और ऑप्शन है, एम्पलीफायर्स वगैरह जो जो भी हैं उनको हम पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। जय भारत।